यार ये देख लेना उमेर भाई, लेक्चर 43 है या 44 है, पता नहीं, देख लेना। अच्छा अच्छा यार, कल हम ये बात कर रहे थे हो गया समझ कि ये जो लेक्चर है ना, इसमें कल वाले में एक बात चल रही थी परचेजेस की, कि परचेजेस कितनी माइनस करने की इजाज़त है। तो उसमें ना क्या कहते हैं, ये सवाल हमने किया था। अच्छा फ़र्ज़ करो कि अच्छा, एक तो ना इसकी इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा आपने गौर नहीं करना। इंग्लिश पे ज़्यादा गौर करेंगे तो परेशान होंगे। तो बस इंग्लिश को मैंने कहा था याद कर लें। कल पॉइंट सी था पेज 128 पे, उसमें लिखा हुआ था कि जी डिसअलाउंस शेल बी अप टू 20% ऑफ परचेज। डिसअलाउंस मैक्सिमम कितना होगा? 20% ऑफ परचेज तक, यानी 20% ऑफ परचेज तक डिसअलाउ हो जाएगा, ऊपर ऊपर अलाउ है। इसका मतलब है मैक्सिमम 20% ऑफ परचेज डिसअलाउ हो सकती है। अब इसमें जो मैंने आपको तरीका बताया था निकालने का, इंशाल्लाह आपने उसी तरीके पे चलने, आपको कोई मसला नहीं आएगा। अब मैं थोड़ा सा डेटा चेंज करता हूँ। मिसाल के तौर पे सवाल में ये जो फिगर आ रही है 7 लाख की, फर्ज करो ये फिगर होती है 1,50,000, यानी मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि परचेजेस जिस पे टैक्स नहीं काटा वो कितनी है? 1,50,000। परचेजेस वो जिस पे टैक्स नहीं काटा कितनी है? 1 लाख। पेज निकाला किताब का 128। तो परचेजेस जिस पे टैक्स नहीं काटा वो कितनी है? 1,50,000। अब कैसे सॉल्व होता? अब मोहतरम ऐसे सॉल्व होता कि ये जो वर्किंग वन है, परचेज कितनी है ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड? 150। जल्दी देख के बताएंगे, मैंने ऊपर चेंज किया सवाल। परचेज कितनी है? 150। और टोटल परचेज कितनी है? स्टिल 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 1,000। ये सवाल में टोटल परचेज स्टिल 1,000 है। 1,000 पे कितना लगाया? 20%। 1,000 का 20% कितना आया? 200। अब बता दें दोनों में से लोअर क्या है? जल्दी बताएं। 150। 150 अब लोअर है, लेकिन 150 क्या है? 150 क्या है? अलाउड है डिसअलाउड है? डिसअलाउड है। अब बता दें लोअर आ गया 150। जब लोअर आ गया 150, तो अब आपने सवाल को सॉल्व कैसे करना है? सवाल को सॉल्व कैसे करना है? सेल आपकी कितनी है? 5,000। परचेजेस सवाल के मुताबिक कितनी है? 1,000। 1,000 में से लोअर डिसअलाउ है, तो वो आ गया 150। कितना जवाब आ गया? 850। और इसके बाद मोहतरम सैलरीज माइनस करने की इजाजत होगी, कितनी है? 300। और वो जो रेंट था और प्राइजेस थे वो माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो बस अब आपने सादा सी बात लिखनी है कि अगर यहां 150 होता तो सॉल्यूशन में इधर 850 आ जाता। बस ये लिखना है आपने। लिख लिया बुक पे? चलो गुड। अगर यहां 150 होता, अगर यहां 150 होता तो सॉल्यूशन में 850 यहां आ जाता। अब जरा मतलब समझें इस बात का। डिसअलाउंस शेल बी अप टू 20% ऑफ परचेज। अप टू 20% ऑफ परचेज का मतलब है 20% ऑफ परचेज तक डिसअलाउ होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब है इससे कम भी डिसअलाउ हो सकता है। समझिएगा बात को। 20% ऑफ परचेज है 1,000 जरा 20% 200। 20% ऑफ परचेज है 200, मैक्सिमम 200 तक डिसअलाउ होगा, अप टू 200। 200 से ज्यादा डिसअलाउ नहीं हो सकता, लेकिन 20% एग्जैक्ट जरूरी नहीं डिसअलाउ। अप टू का मतलब होता है इस हद तक, इस हद तक डिसअलाउ होगा। तो हो सकता है 20% से कम भी डिसअलाउ हो। जैसे अब कल जो मैंने सवाल किया था उसमें तो एग्जैक्ट 20% डिसअलाउ हो गया था, क्योंकि 200 लोअर आया था। लेकिन आज क्या 200 लोअर आया है या 150 लोअर आया है? तो इसका मतलब है 20% तक कोई भी अमाउंट डिसअलाउ हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द डेट ऑफ क्वेश्चन। बहरहाल यार, ये तो अंग्रेजी के चक्करों में हम पढ़ गए, आपने पेपर में अंग्रेजी के चक्कर में नहीं जाना। आपको जो मैंने कल रूल बताया था वो जरा दोबारा सुन लें। क्या? आपने परचेज पकड़नी है जिसपे टैक्स नहीं कटा, इसको कंपेयर करना है 1,000 यानी 20% ऑफ टोटल परचेज से। इन दोनों में से जो फिगर लोअर आ जाएगी उसको आपने डिसअलाउ करना है, बाकी मोहतरम 800 अलाउ हो जाएगा। ये तो कल वाली बात हो गई। अब जी पॉइंट सीए करते हैं। कल मैंने आपको कहा था आज मैं आपको सीए कराऊंगा, तो आज पॉइंट सीए करते हैं। ये खर्चा है कमीशन, तो कमीशन का खर्चा ना माइनस करने की इजाजत है। कमीशन का खर्चा माइनस करने की इजाजत है, कोई मसला नहीं। टैक्स पेयर्स ना, टैक्स पेयर्स, ये किन की बात हो रही है? जो सेल्स टैक्स के
थर्ड शेड्यूल वाली चीजें बेच रहे हैं। कौन से टैक्स पेयर्स? क्या पूरे पाकिस्तान के 1 करोड़ दुकानदारों की बात होने लगी है? नहीं। जो सेल्स टैक्स की कौन सी चीजें बेच रहे हैं? थर्ड शेड्यूल वाली। सेल्स टैक्स की थर्ड शेड्यूल वाली चीजें कौन सी बनेंगी? मोहतरम, मेरे ख्याल से तो उस बहस में हमें जाने की जरूरत नहीं है कि सेल्स टैक्स के थर्ड शेड्यूल वाली चीजें कौन सी बनेंगी, लेकिन ऐसे ही टाइम जाया करने के लिए हम चले जाते हैं और जाके देख आते हैं कि सेल्स टैक्स के थर्ड शेड्यूल की चीजें कौन सी बनेंगी। ये निकालो चैप्टर 22 निकाल के इसके एंड पे आए, इसके एंड पे आके थर्ड शेड्यूल ढूंढने और मुझे पेज नंबर बताएं। पेज नंबर इसका आ रहा है कितना? 460। यार ये सेल्स टैक्स आने दो इंशाल्लाह। पेज 460 पे ना हम ये थर्ड शेड्यूल की चीजें याद नहीं करनी होती, बस पढ़ेंगे। फ्रूट जूसेस, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, आइसक्रीम, टी, सिगरेट्स, टॉयलेट। जो लोग ये चीजें बेच रहे हैं, कौन सी चीजें बेच रहे हैं जो लोग? सेल्स टैक्स के बोले कौन से शेड्यूल वाली? जो दुकानदार पाकिस्तान में सेल्स टैक्स के थर्ड शेड्यूल वाली चीजें बेच रहे हैं, उनके बारे में लॉ मेकर ये हुक्म देने लगाए कि इनको कमीशन सारा माइनस करने की इजाजत नहीं, कुछ हद तक माइनस करने की इजाजत है। ये लोग सारा कमीशन माइनस करें या कुछ हद तक कमीशन माइनस करें? कुछ हद तक कमीशन माइनस करें। अच्छा, उसमें ना आगे थोड़ी सी एक रिलैक्सेशन है। वो रिलैक्सेशन ये है कि एफबीआर ना हर साल एक लिस्ट बनाता है। उस लिस्ट का नाम होता है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का मतलब ये है कि जो लोग पाकिस्तान में एक्टिवली हर साल टैक्स जमा कराते हैं। तो एफबीआर की वेबसाइट पे एक लिस्ट बनी होती है जिसका नाम क्या है? एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। इस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में उन लोगों के नाम आ रहे होते हैं जो हर साल एक्टिवली टैक्स जमा करवाते हैं। तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम अपीयर हो रहा है। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम अपीयर हो रहा है। एक ये सवाल है कि जो दुकानदार सेल्स टैक्स की थर्ड शेड्यूल वाली चीजें बेच रहे हैं, ये सिर्फ उन दुकानदारों के लिए लॉ की प्रोविजन है जो कौन सी चीजें बेच रहे हैं सेल्स टैक्स की? बोलो थर्ड शेड्यूल वाली। जो दुकानदार सेल्स टैक्स की थर्ड शेड्यूल वाली चीजें बेच रही हैं, उनके लिए लॉ की ये प्रोविजन है। और लॉ की ये प्रोविजन उनके लिए क्या कहती हैं? आपने कमीशन का खर्चा जो करना है वो ब्लाइंडली करना है या फूंक फूंक के करना है? बोलो, ब्लाइंडली नहीं करना। ब्लाइंडली करना होता तो फिर तो ये पॉइंट ही ना आता, फिर तो सारा ही माइनस करने की इजाजत होती। तो सारा ही अगर माइनस करना होता तो फिर ये सेक्शन क्यों होता? ब्लाइंडली खर्चा नहीं करना, फूंक फूंक के करना है। अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में अपीयर हो रहा है, यानी आप अच्छे टैक्स पेयर हैं और हर साल टैक्स जमा करवाते हैं, यस, तो फिर आपको कमीशन का खर्चा सारा का सारा माइनस करने की इजाजत है। लेकिन अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा, तो फिर आपको जो अलाउड है कमीशन, वो आपको कमीशन कैसे अलाउड है हजरात? वो आपको लोअर ऑफ अलाउड है। लोअर ऑफ व्हाट एंड व्हाट? एक्चुअल कमीशन और 0.2% ऑफ सेल, और 0.2% ऑफ सेल। ये नोट कर लें जी, नोट करते हैं, साथ साथ मेरी बात भी सुनते रहें, दोबारा जल्दी नोट करें। जो लोग थर्ड शेड्यूल के अंदर टीपी हैं, यानी टैक्स पेयर हैं, जो थर्ड शेड्यूल के अंदर टैक्स पेयर हैं सेल्स टैक्स के और थर्ड शेड्यूल वाली चीजें बेचते हैं, सवाल यह है कि उनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में, बेशक पॉज करके नोट कर लें फिर मेरी बात सुन लें। सवाल यह है कि उनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो जवाब उसका यह है कि अगर वो अच्छे टैक्स पेयर हैं और हर साल क्या जमा करवाते हैं? टैक्स, तो फिर तो उनको कमीशन सारा माइनस करने की इजाजत है, फुल कमीशन अलाउड, फिर तो उनको सारा कमीशन माइनस करने की इजाजत है। लेकिन अगर उनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा, तो उनको फिर सारा कमीशन माइनस करने की इजाजत है या लोअर ऑफ कमीशन माइनस करने की इजाजत है? लोअर ऑफ एक्चुअल और 0.2% ऑफ सेल। नोट कर लिया? तस्वीर खींचनी, जो भी करना करें। ओके जी, अब सवाल पढ़ते हैं। अगले सफे पे आ जाएं, पेज 129 पे। पेज 129 पे आके सवाल पढ़ें। मिस्टर तैमूर इज सेलिंग द जूस प्रोडक्ट्स लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल ऑफ। बता दें जी, क्या इन दुकानदारों पे ये सेक्शन लगता है? जी लगता है।
ही हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर टैक्स ईयर 2020। सेल कितनी है? 5000। कमीशन कितना है? कमीशन क्या होता है? कमीशन होता है एजेंट्स वगैरह को आपने दिया। कैलकुलेट हिज, क्या 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 कैलकुलेट करना है? बोलें कैलकुलेट हिज इनकम फॉर टैक्स ईयर 2020 assuming his name is appearing in एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, यानी अच्छा टैक्स पेयर है, हर साल टैक्स जमा कराता है। मैं क्या लिखूं? अच्छा बचा या बुरा बचा? अच्छा बचा। अगर ये अच्छा बचा है तो फिर मोहतरम देखिएगा इसका ऑप्शन 1 में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। सेल कितनी? 5000। बताओ कितनी माइनस करने की इजाजत है? ये एक्टिव टैक्स पेयर है ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? एक्टिव टैक्स पेयर है, हिज नेम इज अपीयरिंग इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, तो फुली अलाउड है। पूरा कमीशन माइनस करने की जाता है। कमीशन कितना है? 15। पूरा 15 माइनस करने की जाता है। क्या जवाब आ गया? 4985। ये इसकी इनकम आ गई। क्लियर? ये कैसे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया है? अगर वो अच्छा बच्चा है या बुरा बच्चा है। अच्छा यार, इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस देखो। इसमें ना हमने अलाउड, अच्छा हाँ वो अगले में आता है, चले छोड़े, अगला सिनेरियो पढ़ें। His name is not appearing in active taxpayer list। अच्छा बच्चा बुरा बच्चा, अच्छा बच्चा बुरा बच्चा, बुरा बच्चा। बुरे बच्चे के लिए क्या रूल है? अगर इसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा तो इसे सारा कमीशन माइनस करने दिया जाए या फूंक फूंक के माइनस करने दिया जाए? फूंक फूंक के माइनस करने दिया जाए, सारा माइनस ना करने दिया जाए। अलाउड होगा कमीशन, लोअर ऑफ कमीशन, लोअर ऑफ एक्चुअल कमीशन और 0.2% ऑफ ये जो आज है ना, ये आज अलाउड है मोहतरम। कल जो था ना, कल नॉट अलाउड की फिगर थी, आज किसकी फिगर है? अलाउड का क्या उर्दू में मतलब है? वो फिगर डायरेक्ट निकल आएगी जो माइनस करने की इजाजत है। तो मोहतरम यहां पे बोलो मैं अलाउड दिखाने लगाऊं आपको या नॉट अलाउड दिखाने लगाऊं? और बोलो अलाउड दिखाने लगाऊं नॉट अलाउड? अलाउड। अलाउड का क्या मतलब है? जो माइनस करने की इजाजत है वो मैं अलाउड दिखाने लगाऊं आपको। चले जी, अब यहां पे अलाउड आना है तो सेल लेस कमीशन। अब वर्किंग की जरूरत नहीं कल की तरह, बस इधर फेस पे ही कर दें कमीशन अलाउड। अलाउड का मतलब है यानी जो न्यूमेरिकल के फेस पे माइनस करने की इजाजत है। कमीशन अलाउड, लोअर ऑफ, दो में से लोअर माइनस करने की इजाजत है। कौन कौन सा जी? एक्चुअल कमीशन और 0.2% ऑफ सेल, 0.2% ऑफ सेल। अच्छा जी, एक्चुअल कमीशन सवाल से पकड़ें 15। 0.2% ऑफ सेल का मतलब है 0.002, 2% ऑफ सेल ही लिखा हुआ, 0.2% ऑफ सेल लिखा हुआ है। 0.002 मल्टीप्लाइड बाय सेल 5000। जवाब बताएं क्या आया? 10। अब इन दोनों में से लोअर अलाउड है या नॉट अलाउड है? अलाउड है। कल जो था ना, कल डिसअलाउड वाली फिगर थी, इसलिए हमें वर्किंग में जाके कुछ गड़बड़ करनी पड़ी थी। आज मैंने डायरेक्ट किसकी फिगर आ रही है? अलाउड की फिगर आ रही है। तो सेल बोलो कितनी है इस सिनेरियो में? 5000। सेल तो 5000 ही है। कमीशन 15 माइनस करने की इजाजत होगी या 10 माइनस करने की इजाजत होगी? लोअर माइनस करने की इजाजत होगी। कितना? 10। तो जवाब क्या आ गया जी? 4990। क्लियर? तो देखो जिस बंदे ने अपने आप को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं डाला हुआ था उसको सजा ये मिली कि बाकी लोगों की इनकम कम है 4985, इस बेचारे को 4990 पर टैक्स देना पड़ेगा। तो इसकी तो आपको तस्वीर नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सॉल्यूशन में अवेलेबल है। तो अलाउड का क्या मतलब होता है? माइनस करने की इजाजत है। तो पहले वाले बंदे को देखो हमने कितना माइनस करने दिया? पूरा 15। दूसरे वाले बंदे को 15 या 0.2% ऑफ सेल, विच एवर इज लोअर। तो पहले ने डायरेक्ट 15 माइनस किया और दूसरे ने लोअर करके माइनस किया। क्लियर? अब ना यार माजरत के साथ, अब यहां लिखा तो ये होना चाहिए था लॉ की प्रोविजन में कि कमीशन विल बी अलाउड एट लोअर ऑफ एक्चुअल और 0.2% ऑफ सेल। जैसे इनकम प्रॉपर्टी में लिखा हुआ था रेंट विल बी हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट, तो इसी तरह यहां लिखा होना चाहिए था कमीशन विल बी अलाउड एट लोअर ऑफ एक्चुअल और 0.2% ऑफ सेल। लेकिन अफसोस से ऐलान किया जाता है कि यहां जो अंग्रेजी यूज हुई है वो अंग्रेजों वाली अंग्रेजी है। थोड़ा सा जरा बात को समझना पड़ेगा।
लेकिन कोई मसला नहीं, अंग्रेजों वाली अंग्रेजी है, खैर है, हम भी कम नहीं है। पहले जरा दूसरी बात पढ़ लें। हाउएवर वाली, फुल कमीशन विल बी अलाउड। आगे पढ़े बगैर बताओ क्या लिखा होगा? फुल कमीशन कब अलाउ होगा? हाँ, जब उसका नाम किस लिस्ट में आ रहा होगा? एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में। फुल कमीशन इज अलाउड एज डिडक्शन इफ द बिजनेसमैन इज अपीयरिंग इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। अगर उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है तो कमीशन सारा माइनस करने की इजाजत है। ये सिर्फ चंद दुकानदारों के लिए है जो सेल्स टैक्स की थर्ड शेड्यूल की चीजें बेचते हैं और उनके सारे खर्चों की डिस्कशन नहीं हो रही, उनके सिर्फ एक खर्चे की डिस्कशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज कमीशन। ओके, ऊपर से मिला के पढ़ें पिछले सफे से, पेज 127। फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस के चैप्टर में कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कमीशन पेड और पेएबल एक्सीडिंग 0.2% ऑफ सेल। जो सेल के 0.2% से बढ़ रहा होगा, ग्रॉस अमाउंट सेल होती है ना, जो सेल के 0.2% से बढ़ा होगा वो नॉट अलाउड है, तो फिर बाकी अलाउड। अगर सेल के 0.2% से बढ़ जाए तो नॉट अलाउड है। यार ऐसे ही मैं अब अप टू लिखा हुआ है इधर, नहीं, एक्सीडिंग 0.2%। ऐसी अब इस बहस में मैं नहीं जाना चाह रहा कि अंग्रेजों वाली अंग्रेजी क्या है। बहरहाल अगर आपने ज्यादा समझना है और ज्यादा आपको मसला हो रहा है तो एक्सीडिंग 0.2% ऑफ सेल नॉट अलाउड है। तो जरा सोचो, सेल कितनी है? 5000, इसका 0.2% कितना है? 10। एक्चुअल खर्चा कितना है? सेल के 0.2% से एक्सीड कितना कर रहा है? 5। एक्चुअल 15 है ना, सेल के 0.2% से एक्सीड कितना कर रहा है? 5। एक्सीडिंग नॉट अलाउड है, यानी 5 नॉट अलाउड है, तो अलाउड कितना है? 10। अब ये अंग्रेजों वाली अंग्रेजी अगर आपने समझनी है तो आपकी मर्जी है। मैं तो पेपर में कहूंगा इस चक्कर में ना पढ़ना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए लोअर ऑफ करके सीधा सा सॉल्व कर देना। तो अगर स्टिल आपको मसला हो रहा है अंग्रेजों की अंग्रेजी समझने में तो दोबारा सुन लें। 0.2% ऑफ सेल से जो एक्सीड कर रहा है वो नॉट अलाउड है। व्हाट इज 0.2% ऑफ सेल? 10। इसका कंपैरिजन इससे करो, 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो जब 5 का डिफरेंस आ रहा है तो 0.2% ऑफ सेल से जो बढ़ रहा है वो 5 है, तो 5 नॉट अलाउड है। तो अलाउड कितने? 10। लेकिन इसमें मैंने आपको कल बताया था डिसअलाउड को लेकर चलना है, क्योंकि लॉ मेकर इंग्लिश उस तरह लिख रहा है। यहां पे आपको डिसअलाउड को लेकर चलने की जरूरत नहीं है, यहां डायरेक्ट कौन सा माइनस कर दीजिएगा पेपर में, अलाउड या डिसअलाउड? अलाउड। तो कल वाले में और आज वाले में थोड़ा सा डिफरेंस सुनो। कल वाले में मैंने सिखाया था आपने क्या माइनस, क्या आपने वर्किंग करनी है, वर्किंग में जाना है और वर्किंग में जाके कौन सी फिगर निकालनी है? डिसअलाउड की फिगर निकालनी है, और डिसअलाउड की फिगर निकालकर टोटल में से अगर आप डिसअलाउड माइनस कर दो, टोटल में से अगर आप डिसअलाउड माइनस कर दो तो अलाउड आ जाएगा। लेकिन आज वाले सवाल में मैंने डिफरेंट तरीका बताया, मैंने क्या वर्किंग की जरूरत ही नहीं, सेल में से सीधा सीधा अलाउड माइनस कर दो, क्योंकि ये यहां पे जरा आसान तरीका है। अच्छा यार, इसके साथ ही ना एक प्रोविजन लॉ की लगे हाथों करते चले, ये ना क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है। ये है पेज नंबर 131 पे, 131 पे। ये जरा सुनना किन लोगों के लिए रूल है और क्या रूल है। जो लोग सेल्स टैक्स की थर्ड शेड्यूल वाली चीजें बेच रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही, जो लोग दवाइयां बना के बेचते हैं, बना के पे पॉइंट ओ है पेज नंबर 131 पे, जो लोग दवाइयां बना के बेचते हैं, जो लोग दवाइयां बना के बेचते हैं उनके लिए रूल है। उनके किस खर्चे को पकड़ाए हमने? उनके एक खर्चे को पकड़ाए, सेल्स प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट। ओहो, वो बात ऊपर आएगी थी जरा पूरी, वो क्या थी पूरी बात क्या थी? ऐसे ही मैंने कहा इंग्लिश आपको समझना है घर में। वो बात पूरी ये थी, कमीशन पेड एक्सीडिंग ऑफ सेल फॉर प्रोडक्ट्स लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। अच्छा, एनी एक्सपेंडिचर, एनी खर्चा इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सेल। अब बताओ इसकी अंग्रेजी बिल्कुल अभी वाले पॉइंट जैसी है जो हमने पढ़ी है, उधर भी इन एक्सेस ऑफ या इन एक्सेस बेशक काट दो, एक्सीडिंग, इन एक्सेस ऑफ का लफ्ज काट के इंग्लिश वही वाली कर लो, एक्सीडिंग, ताकि सेम इंग्लिश हो। बोलो अब क्या बना फिक्रा? करो करो, काटो, करो ना, हद होगी। एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सीडिंग 10% ऑफ सेल। लेकिन ये रूल किन के लिए है? दवाइयां ना ना ना, ना दवाइयां बेचने वालों के लिए, दवाइयां बना के बेचने वालों के लिए, खरीद के बेचने वालों के लिए नहीं है।
असल में जो दवाइयों वाली कंपनी थी ना, बड़ी हैवी एडवर्टाइजमेंट्स करती थी, तो इनको कहा है कि अगर आप हैवी एडवर्टाइजमेंट करें तो मैक्सिमम कितना माइनस करने की इजाजत है, 10% ऑफ सेल से ज्यादा माइनस नहीं कर सकते। यानी कितना माइनस कर सकते हैं, 10% ऑफ सेल तक माइनस कर सकते हैं। अच्छा, इसका तरीका क्या बनेगा यार, इसमें मैं अपनी तसल्ली से बात करने लगा हूं, कोई गलती नहीं करनी, कोई बोंगी नहीं मारनी, मेरी बात तसल्ली से सुनिएगा। इसका जो पॉइंट बी है ये हमारा पेंडिंग है, ये हम फिर कभी चैप्टर के एंड पे करेंगे। पॉइंट बी हमारा पेंडिंग है। पॉइंट ए मैं कराने लगा हूं। असल में ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक ये तरीका होता है आप सेल से चलें, एक ये तरीका होता है आप प्रॉफिट से चलें। तो मैं जो है ना सेल से चलने लगा हूं और सेल से चल के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं। प्रॉफिट से भी चलने का एक तरीका होता है, खुदा के लिए रिक्वायरमेंट भी पेंडिंग है। अच्छा यार, इसमें ना ऐसा कॉन्सेप्ट कोई नहीं है जिससे पिछले में था कि आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है या आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है। इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इसमें नॉर्मल तरीके से आपने जो है वो माइनस करना है। तो इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं नीचे बिना सोल्यूशन देखे। इसमें मैंने वर्किंग की हुई है यार, लेकिन वर्किंग की जो है वो इसमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। वर्किंग की हुई है मैंने, लेकिन वर्किंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पिछले सवाल के पैटर्न पे इसको नोट करना है तो पिछले सवाल के पैटर्न पे भी नोट कर सकते हो, कोई मसला नहीं। अच्छा, कैसे नोट कैसे सोल्यूशन बनाना है ज़रा व्हाइट बोर्ड पे देखते रहो। हिम्मत करो, हौसला करो, सेल बताओ, सेल 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 5000। अच्छा यार, ये एडवर्टाइजमेंट आ रही है, लेस एडवर्टाइजमेंट, देखते रहो व्हाइट बोर्ड पे। एडवर्टाइजमेंट सारी माइनस करने की इजाजत है या लोअर ऑफ क्या, 0.2% ऑफ सेल या फिर 10% ऑफ सेल यहां लें। लेकिन आप बताओ कंपेयर किससे करें 10% ऑफ सेल को? ऑब्वियसली एक्चुअल एडवर्टाइजमेंट से। एक्चुअल एडवर्टाइजमेंट बताओ जो सवाल में आ रही है, बोलो। 800। इसे किससे कंपेयर करें? 10% ऑफ सेल। सेल कितनी है? 5000। व्हाट इज दिस? 500। अब आप हजरात मुझे बता दें कि जिस तरह एग्जैक्ट पिछला न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसी तरह ये सॉल्व हुआ है। तो पॉइंट ओ की न्यूमेरिकल कैलकुलेशन सिमिलर है जो थोड़ी देर पहले हमने पॉइंट किया सी ए। पॉइंट ओ बिल्कुल सी ए के पैटर्न पे सॉल्व होगा। बता दो जी एडवर्टाइजमेंट कितनी है? 800। और 10% ऑफ सेल कितना है? 500। लोअर कितना है? 500। तो कितना माइनस करने की इजाजत है? 500। इसमें ना कल वाले की तरह डिस अलाउड नहीं चाहिए। इसकी अंग्रेजी कुछ इस तरह अंग्रेजों वाली लिखी है कि इसमें सिर्फ अलाउड की फिगर चाहिए। 500 आ गया। या सॉरी, वो तो 500 या 800 दोनों में से लोअर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि इसने सैलरीज पे की हैं। ये सैलरीज में कोई मसला मुसला इसने लिखा है? कोई मसला मुसला लिखा हुआ है इसने कि तनख्वाहों में मसला है? अगर मोहतरम तनख्वाह में मसला नहीं है तो मुझे बता दो क्या करें। अगर तनख्वाह में मसला नहीं है, तनख्वाह में तो कोई मसला है ही नहीं, क्योंकि ये प्रोविजन तनख्वाह के लिए है या सिर्फ एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए है? बोलो। पिछले वाली प्रोविजन सिर्फ कमीशन वगैरह के लिए थी और ये प्रोविजन है सेल, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी की बात होती है तीनों। तो अब बता दो सैलरीज के बारे में कोई हरज वाली बात की है हमारे सवाल ने? नहीं। तो सैलरीज पे टैक्स काट कूट के इसने दिया होगा, जैसे हमने कल की क्लास में पढ़ा था। सैलरीज पे टैक्स काट कूट के इसने दिया होगा, इसलिए सैलरीज आप पूरी माइनस कर दो। सैलरीज में कोई हरज है भी नहीं, लिखा ही नहीं हुआ कुछ, तो सैलरी तो पूरा ही उतार लो नीचे, ये 900। अब बता दो जवाब क्या आया? 3600। अब छोटा सा करके ना ये रिक्वायरमेंट ए लिख के यही सोल्यूशन नोट कर लो। यहां जगह है आपके पास? यहां नोट कर लो सोल्यूशन। करो यही वाला करो जो मैंने किया, क्योंकि ये सोल्यूशन ना पिछले से कंसिस्टेंट है। जब मैं ये मिटाऊंगा तो जो किताब में सोल्यूशन हुआ है ना उसमें वर्किंग हुई है। वर्किंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने वर्किंग इग्नोर की है इधर सॉल्व करते हुए। ओके, चलेंगे आगे। ये देख लो यार, व्हाट इज एक्चुअल एडवर्टाइजमेंट? 800। व्हाट इज 10% ऑफ सेल? 500। व्हाट इज लोअर? 500। तो इधर लोअर माइनस करने की इजाजत है। इसको मैं क्या कहूंगा? 500 को अलाउड या नॉट अलाउड? अलाउड। जब आप सेल से चल रहे हो तो जो खर्चे टैक्स वाले माइनस करने देते हैं वो हम माइनस कर लेते हैं। सेल में से
ये खर्चे माइनस करने की इजाजत है, यानी ये खर्चे अलाउड हैं। क्लियर? तो मिटा के अगर आप देखो तो वही 3600 जवाब आ रहा होगा, लेकिन यार ये ना हमने 3600 जो है वो ये वाला काम वर्किंग में किया है, छोड़ो पर यार वर्किंग में नहीं, मैंने इधर फेस पे करके दिखा दिया आपको, तो ताकि ऊपर वाला ना पॉइंट सी ए से आपको दिखने में सेम लगे। लेकिन मोहतरम ये जो है वो हमारा पेंडिंग है, ये ना एक बिल्कुल एक अलग स्टोरी है, तो इसको मैंने अभी पेंडिंग पे डाल दिया है, और यहाँ भी मैंने लिख दिया है पेंडिंग रिक्वायरमेंट भी, इसको ट्राई ना करना। तो ये दो मिलते जुलते पॉइंट से यार ये हमारे कवर हो गए। अच्छा जी, अब आ जाएं आगे आप। ठीक है, सी ए हो गया, पेज 129 पे डी बी हो गया, ई बी हो गया, एफ बी हो गया, और पेज 130 पे जी बी हो गया, एच बी हो गया, आई बी हो गया, जे बी हो गया। अब हमने पॉइंट एल करना है। पॉइंट एल, यार इस पॉइंट को ना आपने बड़ा गौर से समझना है और बड़ा अटेंटिवली समझना है। चलो इसकी मिसाल नोट कर लेते हैं इधर। अच्छा यार, एक अकाउंट हेड है रेंट एक्सपेंस के नाम से, रेंट एक्सपेंस। इसका ना इसमें जो पेमेंट्स हैं उनकी डिटेल कुछ ऐसे है कि आपने ना किराया पे किया है 20,000, 20,000, अच्छा 1,00,000, 1,00,000 और 70,000। जी बताओ यार टोटल कितना हो गया? 2,70,000, 2,70,000 में 20,000 डाला, ठीक है सही कह रहे हो, 3,10,000। ये कैलकुलेशन सही कराना यार, ऑनलाइन में गलत ना चली जाए। रेंट एक्सपेंस हो गया ये, क्लियर? अच्छा जी, अगला खर्चा आपने किया रिपेयर। किसका खर्चा जी किया? रिपेयर एक्सपेंस। ये जो आपने खर्चा किया ये आपने किया 70,000 और 60,000, कितना हो गया? 1,30,000। अच्छा, एक और यार आपका अकाउंट है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, इसमें आपने खर्चा किया 22,000, 22,000, फिर दोबारा 22,000, फिर 22,000, यानी कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी को आप पैसे देते रहते हैं। 22,000, 22,000 और 22,000, क्या जवाब आ गया? 7 है, 7 दफा है, 7 दफा है ना 22,000, तो क्या जवाब आया? अच्छा ओ डालो यार, चलो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 लाख
2,64,000। मैं भी जरा चेक कर लूं कोई गड़बड़ ना हो टोटल करके। कैलकुलेटर ठीक है जी, सही बताया आपने। ये काउंट कर लो फिगर्स कितनी दफा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा यार, मैंने आपके सामने कितने टी काउंट्स बनाए हैं? 2 टी काउंट्स बनाए हैं, 3 टी काउंट्स बनाए हैं? 3। एक रेंट एक्सपेंस, एक रिपेयर एक्सपेंस और एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अच्छा, अब अकाउंटिंग के अंदर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मटेरियलिटी का। मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो अमाउंट्स मटेरियल होती है ना, उन अमाउंट्स को आपने जरा ध्यान से खर्च करना होता है। उन मटेरियल आइटम्स की अकाउंटिंग ध्यान से करनी होती है। जैसे आप बास्केट खरीद लो 70 रुपए की, 100 रुपए की, तो वो मटेरियल चीज है, इमटेरियल चीज है? इमटेरियल चीज है। तो वो हम चाहे बास्केट 10 साल भी चले, हम प्लांट मशीनरी के साथ फिक्स एसेट में नहीं डालते थे। इमटेरियल चीजों का हम इग्नोर करते, लेकिन मटेरियल चीजों के बारे में हम ध्यान रखते हैं कि उनकी अकाउंटिंग सही हो। अच्छा, इसी तरह यार हमारे लॉ मेकर ने ना ये पसंद किया है कि पेमेंट्स, बिजनेसमैन तो पेमेंट्स बहुत करता है, रेंट भी पे करता है, रिपेयर भी पे करता है, एडवर्टाइजमेंट भी पे करता है, तो बिजनेसमैन बहुत से खर्चे करता है। तो हमारा लॉ मेकर कहता है यार बिजनेसमैन तू बहुत से खर्चे करता है, तो इसलिए बिजनेसमैन ध्यान रखा कर, खर्चों को कैश में पे ना किया कर, खर्चों को कैश में पे ना किया कर। कैश में पे करना खर्चे को अजीब सी बात है, अजीब सी बात है खर्चे को कैश में पे करना। ओके, अब यार सवाल ये राइज होता है, किस खर्चे को कैश में पे करना अजीब सी बात है? कहता है जिस खर्चे का मटेरियलिटी, जिस खर्चे का साल का टोटल 2,50,000 से क्रॉस कर जाए, उन खर्चों को कैश में पे नहीं करना। बोलो, जिस खर्चे का, मैं बड़ी तरतीब से चीजें पढ़ा रहा हूं, रिदम से चीजें पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज को नोट दिमाग में करते रहें और कान खोल के सुनना है ताकि बात इधर उधर ना हो। बताओ किन खर्चों को ध्यान से खर्च करना जिनका टोटल साल का 2,50,000 से है। 2,50,000 लफ्ज मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला, भी किताब में आपको पढ़वाऊंगा। बताओ इसका टोटल साल का 2,50,000 से ज्यादा है? बोलो, बिल्कुल इसका टोटल साल का 2,50,000 से ज्यादा है। कितना है? 3,10,000। तो 2,50,000 से जिनका साल का टोटल ज्यादा है वो अलार्मिंग खर्चे हैं, इसकी मुझे टेंशन नहीं लेनी, ये खैर है, इसको मैंने ग्रीन सिग्नल दे दिया, इसका कोई मसला नहीं, इसकी खैर है, ये तो कम है। एडवर्टाइजमेंट का भी साल का टोटल खर्चा 2,50,000 से, बोलो बोलो, ज्यादा है। अब मोहतरम सवाल ये राइज होगा कि 2 अलार्मिंग अकाउंट पकड़े गए। कितने अलार्मिंग अकाउंट पकड़े गए? 2। अब बता दो कौन सा अकाउंट अलार्मिंग होगा और किस अकाउंट की खैर है? पहले तो ये बताओ जी, ये रूल मेरे मोटे छोटे छोटे याद करते रहो। रिपेयर एक्सपेंस कैसे अलार्मिंग होगा? हद होगी, मैं रूल पूछ रहा हूं आपसे, आपने बताने कौन सा अकाउंट अलार्मिंग होगा, कौन सा अलार्मिंग नहीं होगा। इसके लिए रूल ऑफ थंब बताओ। जिसका साल का टोटल 2,50,000 से ज्यादा है वो अकाउंट अलार्मिंग है, जिसका साल का टोटल 2,50,000 से कम है वो अकाउंट अलार्मिंग नहीं है। 250,000 लॉ की लिमिट है। और एडवर्टाइजमेंट का भी साल का टोटल 2,50,000 से ज्यादा है, इसलिए ये अकाउंट भी अलार्मिंग है। अच्छा यार, अलार्मिंग अकाउंट में भी ना थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। अब ये अगली बात है, ठीक है। एक होता है टोटल, एक होता है इंडिविजुअल फिगर्स। एक कौन सी फिगर होती है और एक होती है इंडिविजुअल फिगर्स। अब आपने किराया पे किया, हो सकता है आपने कोई छोटा मोटा कमरा किराए पे लिया हो 20,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, फिर आपको बड़ी बिल्डिंग की जरूरत पड़ी हो, आपने लाख लाख रुपए किराया दिया, फिर आप किसी दरमियाने कमरे में शिफ्ट हो गए हो, आपने 70,000 रुपए किराया दिया। आप आपकी दुकान है, रेंट आप पे करते रहते हैं। तो ये जो दुकानदार है, मुख्तलिफ मिसाल के तौर पे पहले महीने किराया पे किया, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने, फिर हो सकता है 5 महीने बाद इसने अपनी बिल्डिंग ले ली हो, कोई भी वजह बनी हो, बहरहाल 5 दफा इसने किराया पे किया साल में। ये साल का टोटल है, 5 दफा इसने किराया पे किया साल में। अब सवाल ये आता है कि इसको चाहिए था खर्चे चेक से पे करता और कैश की जगह यहां लिखा होता बैंक 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 बैंक, लेकिन बेचारा जुल्म कर बैठा, अलार्मिंग अकाउंट में कैश में खर्चे पे कर बैठा। अलार्मिंग अकाउंट में कैश में खर्चे पे कर बैठा। ये अलार्मिंग अकाउंट क्यों है? क्योंकि इसका टोटल किससे ज्यादा है? 2,50,000 से ज्यादा है, इसलिए इस अकाउंट का नाम हमने क्या रखा है? अलार्मिंग अकाउंट। अच्छा, अलार्मिंग अकाउंट में भी ना
थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। क्या कि छोटा मोटा, अच्छा एक बार ये सुन लेना, पहले तो बताओ अलार्मिंग अकाउंट डिसाइड करने का असूल क्या है, ये मैं नोट करने का टाइम दूंगा। अलार्मिंग अकाउंट डिसाइड करने का रूल क्या है? अलार्मिंग अकाउंट डिसाइड करने का रूल ये है कि जिसका कैरेट डाउन 2,50,000 से ज्यादा है वो अकाउंट क्या है? अलार्मिंग है। जिसका कैरेट डाउन 250 से ज्यादा है वो अलार्मिंग है। जिसका कैरेट डाउन 250 से कम है वो अलार्मिंग अकाउंट नहीं है। अब बताओ मैं अलार्मिंग अकाउंट्स की तरफ जाऊं या सादा अकाउंट की तरफ जाऊं? अलार्मिंग अकाउंट्स की तरफ जाऊं। अच्छा, ये अकाउंट जब अलार्मिंग की तरफ में चला गया तो अलार्मिंग अकाउंट के अंदर मोहतरम रूल सुनो क्या है। अलार्मिंग अकाउंट में आपने ये देखना है कि जो इसका खर्चा है क्या वो छोटा मोटा है, इंडिविजुअल की तरफ अब आ रहा हूं मैं, टोटल की तरफ बात नहीं कर रहा। जैसे होता है ना, आप किसी घर में चले जाते हो फिर घर के अफराद देखते हो, जैसे आप किसी घर में चले जाते हो टोटल, फिर घर के अफराद देखते हो, तो अब मैं टोटल की बात करने लगा हूं या इंडिविजुअल खर्चों की बात करने लगा हूं? इंडिविजुअल खर्चों में अलार्मिंग अकाउंट के अंदर कुछ इंडिविजुअल खर्चे ऐसे हैं जो छोटे मोटे हैं, वो अगर कैश में पे कर दो खैर है। सर अलार्मिंग अकाउंट के अंदर छोटे मोटे खर्चे कौन से हो सकते हैं? जो 25,000 से कम है। 2,50,000 से नहीं, 25,000 से कम है। जो अकाउंट का टोटल 250,000 से ज्यादा है वो अकाउंट अलार्मिंग है। उस अलार्मिंग अकाउंट में वो खर्चे जो 25 से कम है वो छोटे मोटे खर्चे हैं। अगर कोई छोटा मोटा खर्चा है वो कैश में पे कर दो तो लॉ मेकर को इस पर एतराज नहीं। आप बताओ क्या लॉ मेकर ने हमारे इस 20,000 पे एतराज किया? क्या यहां लॉ की वायलेशन हो रही है? नहीं हो रही। हमारा लॉ अभी पढ़ाऊंगा कहता है अलार्मिंग अकाउंट में छोटा मोटा खर्चा माइनस करने की इजाजत है, लेकिन अलार्मिंग अकाउंट में मोटा मोटा खर्चा माइनस नहीं कर सकते। छोटा मोटा है 25,000 से नीचे, मोटा मोटा है 25,000 से। हर खर्चे को अलग अलग देखना है। ये बोलते हुए ये दोनों, ये भी 25,000 से नीचे, ये भी 25,000 से नीचे, ये 25 से ऊपर, 25 से ऊपर, 25 से ऊपर। आप बता दें जी आपको क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है? ये अकाउंट तो अलार्मिंग है, ये अकाउंट तो, लेकिन ये खर्चा छोटा मोटा है इसलिए खैर है, कैश में पे हो गया। टिक मारने का मतलब है अलाउड है, माइनस करने की जाता है। ये 20 भी अलाउड है, माइनस करने की जाता है। ये जो 1 लाख है ये नॉट अलाउड है। क्यों नॉट अलाउड है? हाँ, ये 25,000 से ऊपर है। ये छोटा मोटा खर्चा है या मोटा मोटा खर्चे हैं? तीनों अलग अलग, मोटा 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 मोटा, छोटा मोटा छोटा मोटा। क्लियर? ये मोटा मोटा, ये मोटा मोटा। तो रूल क्या बना? अलार्मिंग अकाउंट में दो लफ्ज हमने बोले, एक अलार्मिंग अकाउंट, एक छोटा मोटा। अलार्मिंग अकाउंट मोटे मोटे नॉट अलाउड है, अलार्मिंग अकाउंट में छोटे छोटे अलाउड है। छोटे छोटे किसको कहते हैं? 25 से नीचे। और मोटे मोटे किसको कहते हैं? 25 से ऊपर है। ये दोनों अलाउड है खर्चे, ये तीनों नॉट अलाउड है। ओके, अच्छा जी, अब जरा आने एडवर्टाइजमेंट में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रूल मैंने आपको बता चुका हूं। अब आप एडवर्टाइजमेंट में आएंगे और एडवर्टाइजमेंट में आके मुझे वो वाला रूल लगवाएंगे जो मैंने बताया। पहले मुझे ये बता दो, कैरी डाउन देखा करो, पहले कैरी डाउन देखा करो। पहले समझ लो घर में जाएंगे फिर उनके अफराद को देखेंगे, तो पहले कैरी डाउन देखो। अब मुझे बताओ कि कैरी डाउन 250 से ज्यादा है, ये अकाउंट अलार्मिंग अकाउंट है या नॉन अलार्मिंग? अलार्मिंग अकाउंट है। पहला सवाल मेरा, मैं पहला सवाल पूछ रहा हूं तो लेकर जवाब दे रहे हैं। ये अलार्मिंग अकाउंट है, नॉन अलार्मिंग? अलार्मिंग। अब अलार्मिंग अकाउंट में देखना पड़ेगा जो खर्चे हैं वो छोटे मोटे हैं या मोटे मोटे हैं। अलार्मिंग अकाउंट में देखना पड़ेगा जो खर्चे हैं, बोलो 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 बोलो, वो छोटे मोटे हैं या मोटे मोटे हैं। छोटे मोटे की डेफिनेशन है 25,000। छोटा मोटा 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 छोटा मोटा, नो मोटा मोटा। इस अकाउंट में कोई मोटा मोटा खर्चा नहीं है। सारे कौन से खर्चे हैं अलग अलग देखने हैं, अलग अलग छोटा मोटा छोटा मोटा छोटा मोटा छोटा मोटा। आप बता दो आपका क्या ख्याल है? ये छोटे मोटे खर्चे हैं यार, 25,000 से नीचे की पेमेंट है। ऐसे ही बंदा कोई आया होता है तो जेब से कर ही देता है 25,000 के नीचे की पेमेंट। आप बताओ ये खर्चे छोटे मोटे हैं या मोटे मोटे हैं? अगर छोटे मोटे
छोटे मोटे हैं या मोटे मोटे हैं? अगर छोटे मोटे खर्चे हैं, आपकी क्या राय है? इनको मैं कैश में पे कर दूं, जाने दूं? खैर, एक्सलेंट एक्सलेंट, इनको मैं कैश में पे कर दूं। अगर कर दिया है तो क्या ये खर्चे अलाउड हैं? ओ बोलो, क्या ये खर्चे अलाउड हैं? माइनस करने की इजाजत है? अलाउड 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 अलाउड, क्योंकि सारे क्या हैं? छोटे मोटे, 25,000 से कम। अच्छा, मैं अभी नोट करने का टाइम दूंगा सबर। अगला कौन सा खर्चा है यार? ओ बोलो ना। हाँ, रिपेयर। ये टी काउंट अलार्मिंग है या नॉन अलार्मिंग? नॉन अलार्मिंग, क्योंकि इसका साल का टोटल 2,50,000 से कम है यार। लेकिन इसमें खर्चे छोटे मोटे नहीं है, मोटा 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 मोटा, यानी 25,000 से ऊपर है। तो नॉन अलार्मिंग अकाउंट है, लेकिन खर्चे क्या हैं? मोटे मोटे। अब क्या करें? दिल में तो आ रहा है नॉट अलाउड कर दें, लेकिन लॉ मेकर कह रहे हैं, जरा बात गौर से सुनना, लॉ मेकर कह रहे हैं यार ये अकाउंट ही नॉन अलार्मिंग है। जब ये अकाउंट ही नॉन अलार्मिंग है तो बड़ी खुशी की खबर सुनो, इसमें मोटे मोटे भी अलाउड हैं, इसमें मोटे मोटे भी अलाउड हैं। क्योंकि ना यार, जिस अकाउंट में साल में पेमेंट ही 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2,20,000, 130,000, 180,000, जिसमें साल का टोटली 250 से कम है, नॉन अलार्मिंग है। 250 से देखो कम लग रहा है, ऐसे देखो 250 से कम है, तो उसमें चाहे 25 से ज्यादा का खर्चा भी हो जाए, खैर है, चल रहा है, कोई मसला नहीं। अब आप कहा जेब से 70,000 निकाल के दे दे, कोई मसला नहीं, क्योंकि साल में 1-2 दफा ही देना है, 2-3 दफा ही देना है। अगर दे भी देंगे तो 250 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो बिजनेसमैन ना क्या करते हैं, बड़े अक्लमंद होते हैं, साल के शुरू में ना अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारा साल का खर्चा इस अकाउंट में 250 से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तजर्बा तो होता ही है पास्ट का। तो जिन बिजनेसमैन का साल का टोटल 250 से बड़ा होता है ना, वो शुरू से ही एहतियात करते हैं कि खर्चों को फूंक फूंक के करें और चेक से पे करें। लेकिन ये बिजनेसमैन पागल और दीवाना था, इसने तीनों अकाउंट्स में सारे खर्चे, बोलो बोलो, किस में पे कर दिए? कैश में। जब तीनों अकाउंट्स में सारे खर्चे कैश में पे कर दिए, तो इसको ब्लाइंडली सजा नहीं दे देनी, देख के सजा देनी है कहां बनती है कहां नहीं बनती। अब बताओ यार, जब ये अकाउंट ही नॉन अलार्मिंग है, तो क्या मुझे देखना चाहिए कि इसमें खर्चे जो है वो छोटे मोटे हैं, या इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए? बोलो। एक्सेलेंट, इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए मोहतरम ये खर्चे अलाउड हैं। अब आप ये ना कहना सर यहां आपने 70,000 को नॉट अलाउड में डाला हुआ है और यहां आपने 70,000 को अलाउड में डाला हुआ है। सर आप क्या कर रहे हैं? मोहतरम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बदमाशों का घर है, ये शरीफों का घर है। बदमाशों का घर कौन सा का था जो अलार्मिंग अकाउंट में पड़ा हुआ है? ये अलार्मिंग अकाउंट में 70,000 पड़ा हुआ है, और ये नॉन अलार्मिंग अकाउंट में 70,000 पड़ा हुआ है। क्लियर? तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है ना 25,000 वाली, वो सिर्फ किस अकाउंट में लगती है? अलार्मिंग अकाउंट में। ना तरतीब बता दो, पहले क्या